देखिए आज हम जीमन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो जीमन इफेक्ट के लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको जो है स्प्लिटिंग मिलती है लाइंस की। तो एक्चुअली जीमन इफेक्ट है क्या कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो हमारे जितनी भी स्टेट होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट स्टेट हम निकालते हैं 2l+1 से मल्टीप्लाइड बाई 2s+1 से, तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो एक ही एनर्जी देख देती है, यानी इतने फोल्ड डीजनरेसी दिखाती हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो एनर्जी की लाइंस हैं वो डिफरेंट उसमें स्प्लिट हो जाती हैं, डिफरेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। एक एनर्जी की लाइन काफ़ी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देती हैं। तो इस इफेक्ट को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमन इफेक्ट के लिए देखिए हमको ये एक्चुअली जीमन इफेक्ट होता क्यों है। जीमन इफेक्ट का रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में, जैसे लूप में अगर हम चार्ज घुमाएं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो चार्ज पार्टिकल के घूमने के कारण वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और फिर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उस जो इलेक्ट्रॉन के खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल होने के कारण, वो जब इस एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट को अपने ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। अलाइन करने के लिए वो क्या करती है कि सिस्टम पर वर्क करती है, और जब सिस्टम पर वर्क करती है तो यही वर्क जो है हमारा एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, और यही हमको एडिशनल एनर्जी दे देता है सिस्टम में। और यही एडिशनल एनर्जी जो होती है स्प्लिटिंग का कारण बनती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपको ये आपने 12th में फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूमने के कारण उसका ऑर्बिटल मोशन होता है, और उस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम ml से, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है जनरली दो पोल्स के बीच में, और यदि बीच की डिस्टेंस हो और उसमें एक चार्ज हो और डिस्टेंस 2a मान लें तो मैग्नेटिक मोमेंट किससे दिखाते हैं Q = Q × 2a। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा हम गहराई से नहीं जाएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसमें करंट पैदा हो रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए किससे दिखाया जाता है I × a से, वेयर I इज करेंट। क्योंकि सर्कुलर में है हम डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम एरिया लेते हैं, πr² ले रहे हैं। तो इसमें इसके कारण एरिया के कारण ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी ml जो है। तो I जो है I इज व्हाट चार्ज अपॉन t × a टाइम पीरियड,
और क्यू टी क्या है, 2πr/v। इन सब में मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, ये सब आप 12th की बुक में, फिजिक्स की किताब में आराम से मिल जाएगा। इनटू एरिया दैट इज πr², और what you can write down, q into v upon 2πr into πr²। एक आर से एक काट गया, पाई से पाई कट गया, आपके पास क्या मिला, q upon 2 into v into r multiplied and divided by m, then you get q by 2 into m v r/m। ठीक है, एम वी लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई आर। यदि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ये क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर, और ये सब मैं बताई थी एंगुलर मोमेंटम में। और ये जो है वी है, वी और आर जो है परपेंडिकुलर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q upon 2m into mvr यानी pr, और Q upon 2m into क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस r। तो इस तरीके से हमारा जो निकल के आया, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण। हमारे पास जीमन इफेक्ट देखिए दो तरीके से हम स्टडी करते हैं, एक तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट और दूसरा एनामोलस जीमन इफेक्ट। जब हम अभी मैं सिंपल नॉर्मल जीमन इफेक्ट की बात कर रही हूँ, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल हम ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है केवल उसकी ही बात करेंगे। और एनामोलस जीमन इफेक्ट में हम स्पिनिंग भी साथ लेंगे। जब हम रिजल्ट में थोड़ी सी गड़बड़ पाते हैं तो हम स्पिनिंग फैक्टर भी लेते हैं। तो देखिए हमारा ml क्या आ गया, Q into L upon 2m। Q की जगह हम यदि चार्ज लें तो ml इज माइनस E अपॉन 2m इंटू L। तो ये हमारा निकल के आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ml इज इक्वल टू माइनस E बाई 2m। L को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बाद में बताएंगे। अब जब हम इस सिस्टम को पे जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो वो मान लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट हो रही है, B से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसमें जो है मैंने बताया था एनर्जी चेंज होती है, तो वो एनर्जी चेंज मान लीजिए कितनी आती है, EB दैट इज गिवन बाई माइनस ml इंटू B। जो मैंने बताया एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसकी वैल्यू वो किससे दी जाती है, माइनस मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए तो ये एनर्जी कितनी है, E B इज इक्वल टू माइनस ml इंटू B और बराबर माइनस ml की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस E बाई 2m इंटू
एल मल्टीप्लाइड बाई बी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम z डायरेक्शन में लगाते हैं, तो मान लीजिए हमने z डायरेक्शन में हमने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एनर्जी ई बी है वो क्या हो जाएगी, E अपॉन 2m। L को कैसे लिख सकते हैं, I L x प्लस J L y। तो ये आपको दे देगा E अपॉन I डॉट के 0, J डॉट के 0, K डॉट के जो है 1। तो ये हमको केवल जो मिलता है केवल Lz कंपोनेंट मिलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एंड मल्टीप्लाइड बाई b। दिस इज Eb। नेचुरल एनर्जी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑपरेटर होगा। तो Eb का ऑपरेटर ये है, तो हमने इसको क्या बना दिया, Lz ऑपरेटर, क्योंकि B जो है एज ऑपरेटर हम नहीं कर सकते क्योंकि एक डेफिनेट क्वांटिटी है, तो B को हम ऑपरेटर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। तो Lz जो है वो ऑपरेटर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, HB। दिस इज इक्वल टू E अपॉन 2m Lz B। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, जो ये एनर्जी जो हमारी बढ़ी है सिस्टम में उसका ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो हम स्पिनिंग तो इसमें मान नहीं रहे हैं, इसमें स्पिनिंग मोशन को हमने नहीं लिया है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। तो अब देखिए हमने पढ़ रखी है इक्वेशन H psi is equal to E psi। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो अब क्या हो गया है, H प्लस ये वाला फैक्टर और जुड़ जाएगा उसमें HB psi is equal to नेचुरली एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ हमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स यूज करना पड़ेगा फंक्शन। तो जो शाई है वो किससे, मान लीजिए शाई जो है हमारा किस किस का फंक्शन है, R और Y L M, जो कि किसका फंक्शन है, थीटा और फाई का। तो इस शाई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रही मैं, सिर्फ क्या लिख रही हूँ, R Y L M, ये जो है फंक्शन है। और तो ये शाई भी क्या हो जाएगा, R Y L M। यहाँ शाई जो है ये दो वेव फंक्शन के प्रोडक्ट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, H किस पे वर्क करेगा, R Y L M और प्लस HB किस पे काम करेगा, R Y L M। दिस ये हम E जो है E प्लस E डैश लिख दें हम यदि, या E प्लस ई बी, इसको हमने एच बी के करस्पॉन्डिंग क्या लिया है, E प्लस ई बी, एंड दैट इज आर बाई एल। तो देखिए जब हम H जो है R Y L M पे करते हैं
तो आपने हाइड्रोजन एटम में इसकी एनर्जी की वैल्यू पढ़ी है, वो कितनी देती है, माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन ए, ये मिलता है। ये मिलेगा इस पे। और ईबी, यदि हम ईबी इस पे, ईबी एचबी इस पे कर रहे हैं, आर बाई एल एम पे, एच बी को जब हम इसमें आर वाई एल एम पे करेंगे तो देखिए एच बी का भी मैंने बताया था ऑपरेटर क्या है, ई बाई 2m एल जेड बी। यदि हम एच क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर दें और डिवाइड कर दें तो ये हमारी जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटॉन। तो ये हो जाएगा म्यू बी एल जेड बी अपॉन या एच क्रॉस माइनस। हमारा जो हैमिल्टोनियन, जो एक्स्ट्रा एनर्जी का जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो किससे दिखाया जा रहा है, इससे दिखाया जा रहा है। तो नेचुरली हम जब इस ऑपरेटर को किस पे करेंगे, आर वाई एल एम पे करेंगे, तो देखिए जो एल जेड ऑपरेटर है वो केवल इस पे वर्क नहीं करेगा, रेडियल फंक्शन पे, ये केवल स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे वो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बी बी एच क्रॉस माइनस 1 और एल जेड वाई एल एम। इसकी मैं अलग से वैल्यू निकाल बता दे रही हूँ। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस की वैल्यू चल रही है, ये है माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन ए आर वाई एल एम प्लस और ये क्या चल रहा है, एच प्लस एच बी आर वाई एल एम। This is equal to ये। This is plus ये बराबर ये माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस म्यू बी बी एच क्रॉस माइनस 1 आर एल जेड जब वाई एल एम पे करेगा तो एल जेड बताया था, एल जेड ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कितनी होगी, एम एल एच क्रॉस। तो आपको क्या मिल जाएगा, एम एल एच क्रॉस वाई एल एम बराबर
ये क्या देगा आपको, माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन ए प्लस ये है आर वाई एल एम प्लस म्यू बी ये एच इससे कट जाएगा, म्यू बी एम एल आर वाई एल एम। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है केवल एच की माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस म्यू बी मैग्नेटॉन बी एम एल। ये हमने बाहर निकाल लिया। तो ये देखिए हमने ये जो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के कारण हमको एनर्जी की ये एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई। अब देखिए एम एल किस पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि ये एम एल की वैल्यू के साथ डायरेक्ट रहता है, एल की वैल्यू के से बदलता है माइनस एल टू प्लस एल जाता है एल एम एल। तो जितनी एम एल की वैल्यू होती है 2l + 1, तो उतनी 2l + 1 यहाँ पर जो है हमको एक एनर्जी लेवल उतनी ही उसमें डिवाइड हो जाता है, 2-fold डीजनरेसी मिल जाती है एम एल के कारण। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई H प्लस HB R Y L M, this is equal to minus Z square E square upon n square 8 pi epsilon A epsilon naught A plus mu B M L R Y L। आइगन वैल्यू इक्वेशन जो हमारी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड है डायरेक्ट, ये तो सब कांस्टेंट वैल्यू है एम एल पे, एम एल जो है चेंज होता रहता है, एम एल पे जो है डिपेंड करती है एनर्जी। तो अब मान लीजिए ये हमारा फॉर्मूला, ये इससे हम जो है डिस्कस कर लेंगे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट को हम आराम से जो है इससे डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हमारी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यदि B 0 हो जाए तो हमारा ये पोर्शन नहीं रहेगा, तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड केवल इतनी एनर्जी रहेगी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इतनी एनर्जी हमारी और बढ़ जाएगी। तो वो हम इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण जो एनर्जी बढ़ी है उसको देखिए कैसे अब डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले से। यानी हमें ml जो है से जो है स्प्लिटिंग को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब देखिए मान लीजिए हमको ट्रांजिशन चाहिए फ्रॉम
ये हम जो है हाइड्रोजन एटम के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए हमको जीमन स्प्लिटिंग देखनी है, किस केस में? कंसीडर द ट्रांजिशन बिटवीन 1s0 एंड 1s, कहां से कहां तक? 1s0, हमको क्या दिया हुआ है? टर्म सिंबल दिया हुआ है 1s0 एंड 1p1, 1p, ये हमको दिया हुआ है। तो ये जो आपको तीन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी मिल रही है, ये जो है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर एनर्जी लेवल पर हैं। और इनके लिए हमारे पास जो है ये जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल जो है हम अभी देख के बता देंगे कि यहाँ से जैसे प्लस माइनस ml और जीरो वैल्यू भी रहती है, और जे में भी ट्रांजिशन हो सकता है, ये मैं बताऊंगी अभी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास जो है एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर यहाँ से ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ वापस आ सकता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यहाँ से यहाँ वापस आ सकता है। ठीक इसी तरीके से ये तीनों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जो है वापस आ जाएगा। अब आप इसमें एक चीज गौर करिए कि जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग है लेकिन तीनों बराबर एनर्जी लेवल पे हैं, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो, तो ये सभी जो एनर्जी डिफरेंस हैं वो लेवल जो है डेल्टा ई बराबर एच न्यू, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है तो वो किसके बराबर होता है? 2 ओमेगा जो है, ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू, और यहाँ से न्यू बराबर आ जाएगा कितना? डेल्टा ई अपॉन एच क्रॉस। तो हम जो है ओमेगा जो है इस टर्म से ले सकते हैं डेल्टा ई अपॉन एच क्रॉस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जब डेल्टा ई डिफरेंस कांस्टेंट, डेल्टा ई डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल यदि कांस्टेंट बना हुआ है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की लाइन आएगी वो हमारी कौन सी होगी? केवल हमको एक फ्रीक्वेंसी की लाइन मिल जाएगी ओमेगा नॉट की। हमको ये जो तीन डिफरेंट स्टेट की एनर्जी सेम है। हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसकी यदि हम 1p1 की इसकी डिकोडिंग करिए आप, 1p1 की और 1s0 की डिकोडिंग करते हैं हम, तो चलिए हमको केवल अभी तो चूंकि एनर्जी डिफरेंस एक है तो सिर्फ हमको एक ही फ्रीक्वेंसी की सिर्फ एक लाइन मिलेगी तीनों ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि इनका एनर्जी डिफरेंस सेम है। अब देखिए हमारे L की वैल्यू P के लिए कितनी थी? 1, तो ml कहां से कहां तक जाएगा? 1, 0 और -1, इसलिए हमको जो है ये तीन एक ही एनर्जी लेवल की हमको तीन स्प्लिटेड मतलब तीन स्टेट मिल गई, तीन स्टेट मिल गई हमको। अब देखिए
इसकी डिकोडिंग करते हैं हम, P1 की डिकोडिंग करें। P के लिए L बराबर कितना होगा 1। S हम कहाँ से लेंगे 2S + 1 बराबर कितना है 1। देयरफॉर 2S बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया 2S + 1, 1 - 2, ये हमारा 2S + 1 बराबर कितना है 1, इसलिए 2S बराबर कितना हो गया हमारा 0। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, सॉरी तो यहाँ पर हमको L बराबर 1 मिल गया और S बराबर कितना मिल गया हमको 0। ML कितना मिलेगा, ML मिलेगा 2L + 1 = 2 1 + 1 = 2 + 1 या 3। तो ML कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ML की वैल्यू 3 है तो वो 1 0 एंड -1 ये मिलेगा। ये हमें किसकी डिकोडिंग हो गई हमारी 1P1 के लिए हमारी डिकोडिंग हो गई। अब हम डिकोडिंग किसके लिए कर लेते हैं 1S0 के लिए। J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू 1 है तो MJ कहाँ से कहाँ, MJ भी कितना होगा 1 0 एंड -1। ये एनर्जी जो है ये 3 एनर्जी उसमें डिफरेंशिएट हो गया MJ। अब हम डिकोडिंग करें किसकी 1S0 की। S के लिए L बराबर कितना है 0, S बराबर 0 और हमारे ML बराबर 0, ML is also 0, J is 0 तो MJ is also 0। तो देखिए ये हमारे पास जो है डिकोडिंग हो गई। और अब हम जो है यदि सिलेक्शन रूल देखें सिलेक्शन रूल देखिए सिलेक्शन रूल के लिए हम देखिए ये लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास जो है डेल्टा ML बराबर, इसमें हमारा क्या होगा 0 ले सकता है वैल्यू और ±1 ले सकता है वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास ये S की वैल्यू है डेल्टा ML की तो हो गई 0 + 1। उसी तरीके से MJ भी हमारे पास कितनी ले सकता है, डेल्टा MJ भी हम अगर लें तो वो भी कितना हो सकता है 0 और ±1। अभी देखिए ये चल रहा है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने B नहीं लगाया है तो ये जो है जा रहा था ये तीनों में
तो ये सारे हमारे फॉलो कर रहे थे 0 + -1 और m जो बराबर, और हमको एक लाइन मिल गई थी ओमेगा नॉट की। लेकिन अब जब हमें मान लीजिए ट्रांजिशन देख रहे हैं और अब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये सब देखिए कोडिंग हो गई, और इसको देखिए ये सिलेक्शन रूल हम साइड में रख लेते हैं कि हमको जिससे पता लग जाए। तो 1p1 क्या है, ये है, ये 3 है एक ही एनर्जी लेवल पे, और ये है हमारा, उसमें तो केवल क्योंकि L बराबर 0, S बराबर 0, J बराबर 0, तो उसमें हमें एक ही लाइन एनर्जी लेवल मिलेगा। और इसमें जो चूंकि ML जो है 3 में वो है, तो हमें J बराबर J की 3 वैल्यूज मिलेंगी। J जो है 3 एनर्जी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी का केस है, दिस इज द केस ऑफ डीजेनरेसी। अब देखिए, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के कारण हमारी जो एनर्जी का हैमिल्टोनियन जो वो क्या था हमारा, म्यू बी एम एल। तो हमारी जो एनर्जी ई बी किस पे डिपेंड कर रही थी, म्यू बी और एम एल पे डिपेंड कर रही थी। एम एल की वैल्यू यहां पर हमें कैसे मिलेंगी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बी 0, तो ई बी हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमको जो ये जो लाइन मिलेगी वो समझ लीजिए हमें, ये मिडिल लाइन जो है ये फॉर एम एल बराबर 0 के लिए हो गई। अब मान लीजिए हमने एम एल की वैल्यू, क्योंकि हमारी एम एल वैल्यू एल बराबर कितनी है, इसके लिए P है, तो एल बराबर 1 है, तो एम एल हमारी कितनी वैल्यू ले रहा है, 2l + 1 ले रहा है। इसका मतलब 3 वैल्यू ले रहा है। 3 वैल्यू कौन कौन सी ले रहा है, 1, 0 एंड -1। तो 0 है, तो 0 के लिए तो वही एनर्जी लेवल रहा, क्योंकि हमने बी देखो 0 करा, या एमएल 0 कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं 0 करी हमने, एमएल बराबर 0 करा, तो एमएल बराबर 0 करा तो हमारी एनर्जी उतनी ही रही, तो हमने उसको उसी एनर्जी से दिखा दिया। अब मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड तो लगाए हुए हैं, एमएल की वैल्यू हमने लग दी कितनी, +1। तो +1 रखने से हमारी जो ई बी कितनी बन जाएगी, म्यू बी, यानी हमारी जो है वैल्यू पहले ई बी थी, उससे अब एक स्टेप आगे हो जाएगी, तो ये है हमारा, इतनी बढ़ जाएगी। ये तो कितनी है, ये जो ये वाली तो हमारी कौन सी वाली एनर्जी दिखा रहा है, जो कि ओरिजिनली, क्योंकि हमारी ई बी जो है किसके बराबर है यहाँ पर, ई के बराबर, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एम एल की वैल्यू 0 होने के कारण 0 हो गया, ये फैक्टर 0 हो गया, तो हमारी उतनी ही एनर्जी रहेगी। अब हमारी जो है ई बी, तब हमारी कितनी थी, ई बी बराबर किसके थी, ई के, जब हमारा एम एल 0 था। अब एम एल जो है प्लस म्यू बी एम एल ऐसा लिखेंगे, तो ई बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ई + 0। इसका मतलब ई बी बराबर भी, यानी वही वैल्यू रहेगी जैसे कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी, लेकिन ये यहाँ पे 0 किसके कारण है, एम एल की 0 वैल्यू के कारण। अब मान लीजिए हम एम एल +1 रखें, तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू बी, यानी इतना फैक्टर ऐड हो गया इस एनर्जी में, तो ये हमारे कौन से फैक्टर होगा, म्यू बी दिखाएगा।
अगर यदि हम माइनस वैल्यू रखें ई बी बराबर ई माइनस म्यू बी बी, तो एनर्जी ई बी हमारी इस एनर्जी से थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो हमें जो है इस तरीके से मिल जाएगी। ये हमारे किसकी होगी, ई बी बराबर, ये किसके कारण है हमारा, माइनस म्यू बी बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी जो लाइन थी वो तीन एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गई, डिजनरेसी खत्म हो गई। तो ये हमारा जीमन इफेक्ट के कारण हुआ है और जिसका हमने रीजन बता दिया। तो दिस इज नोन एज द नॉर्मल जीमन इफेक्ट। अब देखिए यहां पर तीन हो गई, ये तो वही लाइन है जो कि, और जबकि हमें कौन सी लाइन मिली थी जब ट्रांजिशन हुआ था, हमको कौन सी लाइन मिली थी, ओमेगा नॉट। ये तो वही है, सेम एनर्जी है। अब ट्रांजिशन हमारा इधर से इधर, इधर से इधर जा सकता है और यहां भी जा सकता है, और इधर भी हो सकता है ट्रांजिशन। तो इससे नीचे होगा तो हमारी नीचे लोअर एनर्जी मिलेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ये तो अपनी वही ओरिजिनल है, तो हमारे जब नीचे वाले में जाएगा तो इसकी एनर्जी कम है, तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम लाइन पे मिलेगी। तो ओमेगा नॉट, ये कह लीजिए डैश, वेयर ओमेगा नॉट डैश इज लेस देन ओमेगा नॉट, और ये हायर एनर्जी लेवल है, तो ओमेगा नॉट इज लेस देन ओमेगा नॉट डबल डैश। तो यहाँ पर हमको ये तीन लाइनें दिखाई देंगी, तो इसको बोल देते हैं स्प्लिटिंग हो गई एनर्जी लेवल्स की। तीन हमको लाइनें तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के दिखाई देंगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी टेक एनामोलस जीमन इफेक्ट। देखिए अब अभी आपको मैंने जीमन इफेक्ट बताया, और जीमन इफेक्ट मैंने दो तरीके से कैटेगराइज किया है कि एक तो जब हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट लेते हैं जिसमें स्पिनिंग हम नहीं लेते, स्पिन मोशन नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन हम नहीं काउंट करते हैं और केवल उसका ऑर्बिटल मोशन काउंट करते हैं। लेकिन दूसरा है एनामोलस जीमन इफेक्ट। तो नेक्स्ट है हम एनामोलस जीमन इफेक्ट। इसमें आप लिखेंगे कि इसमें हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशंस के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसको भी हम काउंट करते हैं। मैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर मैंने सब बताया था इसका रीज़न कि उसको जो है बाहर जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जो है अलाइनमेंट करने के लिए कोशिश करता है, तो वर्क करता है, तो वही हमें एडिशनल एनर्जी दे देता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ उसमें नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, तो वो इसमें भी होता है। तो अब देखिए स्पिनिंग मोशन के कारण भी हमारे सिस्टम में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो एक सीधी साधारण सी बात बनती है कि जैसे हमने मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन
जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं, किससे दिया था? -E/2mL से दिया था। तो हम क्या इसी तरीके से क्या S को भी दिखा सकते हैं, -E/2ms। क्या हम ये वाला रिलेशन ले सकते हैं? तो स्पिनिंग एक रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है, तो उसमें हम ms और s में जो है वो वाला एकदम रिलेशन हम ठीक उसी तरीके से हम नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ट्रीटमेंट ने कहा कि हम यहाँ पर जो है एक GE फैक्टर लगा देते हैं, और जिसको इलेक्ट्रॉन के GE फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो अब देखिए, अब ये यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के मैग्नेटिक मूवमेंट हो गए एनामोल और जीमन इफेक्ट में, और अब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट इंटरेक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जब ये करेंगे तो हमारे सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ेगी, हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए क्या है कि जो एनर्जी बढ़ी हुई है EB, वो अब किससे दिखाई जाएगी? -ml + ms × B इज इक्वल टू -ml कितना है हमारा? -E/2mL प्लस G प्लस G E/2m × S B। कोई सी मिस कर ये हमारा एनर्जी, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट हैं जो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? E/2m, E/2m बाहर निकाल लग सकते हैं, तो ये हो जाएगा E/2m L + S, और ये G है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हमने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 2s, और ये क्या हो गया? B, जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू E/2m L + S + S, ये B। L + S क्या है? J, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जब मैंने बताया था आपको, जिसको कि हम किससे एनी टू टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, उसके एडिशन। तो ये क्या लिखा जा सकता है? EB जो है E/2m L + S को हम क्या लिख सकते हैं? J + S, और ये देखिए हमारा एक जो दो मोमेंट, दो एंगुलर मोमेंट के कारण, दो एंगुलर मोमेंट के कारण जो इंटरेक्शन हो रहा है फील्ड से, उसके कारण जो सिस्टम में एनर्जी बढ़ी है EB, उसका लिए हमारे पास फैक्टर आ चुका है। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं? E/2m, कई बार मैंने आपको बताया है। इसको कैसे लिख सकते हैं? J को हम लिख सकते हैं IJX
प्लस जे जे वाई प्लस के जे जेड प्लस हम आई एस एक्स प्लस जे एस वाई प्लस के एस जेड, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम जेड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, E बाई 2m, ये आई जे एक्स प्लस एस एक्स प्लस जे वाई प्लस एस वाई प्लस के और जे जेड प्लस एस जेड बी के। हमारे पास आ गया आई डॉट के 1, जे डॉट सॉरी आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1। तो हमारे पास ये ई बी की वैल्यू क्या मिल गई, E अपॉन 2m, और ये हमारे पास क्या बचेगा, खाली हमारे पास बचेगा जे जेड प्लस एस जेड। और बी, ये हमारे पास जो एनर्जी बढ़ी है उसके इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेचुरली हमको इसके लिए ऑपरेटर चाहिए, एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चाहिए होगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एच बी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विल बी E बाई 2m जे जेड ऑपरेटर प्लस एस जेड ऑपरेटर और बी हम एज ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, एक डेफिनेट क्वांटिटी है। अगर यदि हम एच क्रॉस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा म्यू बी मैग्नेटॉन एच क्रॉस माइनस 1 जे जेड प्लस एस जेड। ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो एनर्जी बढ़ी है उसके लिए हमको मिल चुका है। अब देखिए नेचुरली स्पिनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन में, कितना इफेक्ट कर पाएगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, कितना इंटरेक्शन दे पाएगा। तो यदि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है तो नेचुरली सिस्टम में बहुत डिस्टरबेंस होगा, कम फर्स्ट डिग्री का जो है हमारा पर्टर्बेशन होगा। तो हम एनर्जी को पर्टर्बेशन थ्योरी में, जैसे हमने पर्टर्बेशन के कारण फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी पर्टर्बेशन थ्योरी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम एनर्जी एवरेज वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या होगी, ई बी बराबर, हमने बताया था कैसे लेते हैं, शाई एच बी, ये हो गया, और शाई वेयर वेव शाई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एच क्रॉस माइनस 1 बताया था मैंने, और जे जेड प्लस एस जेड ये बी।
तो इसकी वैल्यू हम इसको यहाँ रख देंगे, बड़ी बड़ी। तो ई बी के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बी एच क्रॉस -1 म्यू बी मैग्नेट्रॉन जे प्लस एस जेड। ये हमारा जो है उसमें आ गया, और ये हम यहाँ शाइल यूज कर लेंगे, और यहाँ और ये हम जो है इस तरीके से हम ये शाई यहाँ पर लगा देंगे। हमने इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पर अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर शाई म्यू बी एच क्रॉस -1 ये हो गया जे जेड म्यू बी एच क्रॉस जे जेड, ठीक है, म्यू बी एच क्रॉस प्लस म्यू बी एच क्रॉस -1 एस जेड। ये हो गया, और हमारा ये शाई इस तरीके से हमने लिख लिया। और अब हम इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शाई म्यू बी एच क्रॉस -1 जे जेड शाई प्लस म्यू बी एच क्रॉस, या इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ से अभी इसको सरल लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है। हम ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ई बी इज इक्वल टू म्यू बी एच क्रॉस -1 शाई जे जेड प्लस एस जेड, और शाई इस तरीके से हमने निकाल लिया बाहर, और बराबर म्यू बी एच क्रॉस -1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, शाई जे जेड शाई जे जेड शाई प्लस, इसको दो उसमें ब्रेक कर लीजिए, शाई जे जेड शाई प्लस शाई एस जेड शाई। ये ऐसे हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए म्यू बी एच क्रॉस -y, शाई ये जेड शाई पे करेगा तो मैंने बताया था
जे जेड कंपोनेंट जब वेव फंक्शन पे रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है हमको, एम जे एच क्रॉस। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, शाई एम जे एच क्रॉस शाई, इसकी आइगन वैल्यू मिल गई आपको। प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे अभी हमने एनर्जी के लिए लिखा था, इसको हम एवरेज वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, वी शाई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये ई बी आपको क्या देगा, ये एच क्रॉस से कट जाएगा तो इसके साथ तो देगा म्यू बी बी एम जे अंदर शाई शाई प्लस आपको ये फैक्टर उसके बाद साथ मिलेगा म्यू बी बी एच क्रॉस -1 एस, ये इस तरीके से मिल गया। ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आपको ई बी की वैल्यू मिल गई म्यू बी बी एम जे प्लस म्यू बी बी एच क्रॉस -1 एस जेड। इसको एक राइटर हैं बी थे, उनकी बुक में इसकी कैलकुलेशन दी हुई है और जब उसको कैलकुलेट किया गया तो हमको जो डेल्टा ई बी की वैल्यू मिली दैट वाज जी म्यू बी बी एम जे। ये हमको वैल्यू मिली जहाँ की जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 प्लस, देखिए जी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस जे प्लस 1 बताते हैं, 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 अपॉन, ये हमको मिलता है 2J। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर मिल गया हमको कि देखिए जे हमको देता है कि एनर्जी लेवल बताता है, जे जो है जे इज नेवर नेगेटिव, जे इज नेवर नेगेटिव, और जे जो है हमको वैल्यू बताता है हमको जे, जो हमारी जो एनर्जी है वो अब किस पे डिपेंड कर रही है, जे पे। तो जे पे भी डिपेंड कर रही है, एल पे भी डिपेंड कर रही है और हमारे एस पर भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम यदि ट्रांजिशन इससे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए फिर क्या मिलता है हमको। तो हमारे ये जो अब हमारे पास जो एनर्जी मिली है वो हमको डेल्टा ई बी मिली है। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस यहाँ हमको एम जे की वैल्यू है, वहां पर किसकी वैल्यू थी, एम एल की, और यहाँ पर जे के अकॉर्डिंग ये एम जे की वेरी करेगा। और जो कि जे जो है हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और इससे हमको जो है एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम जो है ट्रांजिशन इस हेल्प से करना चाह रहे हैं एनामोलस
जीमन इफेक्ट में बहुत बदबू आती है। देखिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रांजिशन बिटवीन 2s हाफ एंड 2p हाफ। अब इसकी हम पहले डिकोडिंग कर लें। डिकोडिंग कैसे करेंगे, इसमें j कितना दिया हुआ है, हाफ, तो हमने क्या लिख दिया, j बराबर हाफ। s के लिए l बराबर कितना होता है, 0, तो s के लिए l बराबर हमने 0 लिख दिया। और 2s प्लस 1 बराबर कितना है, 2, तो इसलिए s बराबर कितना आएगा हमारा, हाफ। तो इस तरीके से ये हमने जो है डिकोडिंग कर ली। और इसी तरीके से 2p हाफ की हमने डिकोडिंग कर ली। इसमें भी j बराबर कितना है, हाफ, s बराबर 2, ये 2s प्लस 1 बराबर 2 है, तो s बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। p के लिए l बराबर 1 होता है, और ये j बराबर यदि हाफ है तो हमारी mj कितनी वैल्यू लेगा, 2j प्लस 1 वैल्यू लेगा। 2j प्लस 1 वैल्यू लेगा तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। इसी तरीके से इसमें भी mj 2 वैल्यूज लेगा, प्लस हाफ और इन स्टेप ऑफ 1 प्लस हाफ माइनस 1, तो दूसरी कौन सी आ जाएगी, माइनस 1। तो देखिए अब क्या होता है कि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, B इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन हमें यहाँ पर जो J है कितना मिल रहा है, हाफ, जो हमको बता रहा है कि mj की कितनी वैल्यूज हैं, 2। तो mj की 2 वैल्यू के कारण हमारी जो 2 डिफरेंट स्टेट है, इसी तरीके से s में भी mj की 2 वैल्यू है और इसी तरीके से p में भी mj की हमारे पास 2 वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है चूंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी है, तो हमारे ये जो 2 डिफरेंट स्टेट हैं, एक हाफ mj बराबर हाफ की और एक mj बराबर माइनस हाफ की, और इसमें भी एक mj बराबर हाफ की और mj माइनस हाफ की, 2 डिफरेंट स्टेट हैं। और लेकिन दोनों स्टेट हमें क्या दिखा रही है यहाँ पे, सेम स्टेट विद सेम एनर्जी विद 2 डिफरेंट स्टेट। तो ये केस हो गया, डिजनरेसी का केस हो गया। अब हमने क्या किया, इस केस में हो गया ये, क्योंकि हमारे पास mj की 2 वैल्यू इसमें भी है, s में भी है, और mj की वैल्यू इसमें भी है, तो यहाँ पर हमारा p में भी 2 हमने दिखा दी। अब क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, इससे इसमें भी जा सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है, इससे इसमें भी आ जा सकता है, और इसमें भी आ जा सकता है। तो कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, 4 ट्रांजिशन हो रहे हैं। लेकिन हमको लाइन सिर्फ एक ही मिलेगी, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइन मिलती है वेव नंबर में मिलती है, तो ये सब आप देख लीजिए, फिजिक्स में मिल जाएगा, व्हाट इज वेव नंबर, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो जो हमको जो ओमेगा नॉट की एक लाइन मिलेगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बराबर किसके होता है, एच न्यू के, और ये जो है न्यू बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। तो ये डेल्टा ई दोनों में डिफरेंस है, मतलब सब में जो डिफरेंस बराबर का है, इसलिए न्यू जो है ये तो कांस्टेंट है, तो हमें न्यू का जो डिफरेंस है वो सेम मिलेगा, और हमें सिर्फ इन चारों ट्रांजिशन की केवल एक ही लाइन मिल जाएगी ओमेगा नॉट पे। लेकिन अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, B इज नॉट इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्या होगा कि स्प्लिटिंग होगी, जीमन इफेक्ट होगा, और मैंने बताया था ये कौन सा जीमन इफेक्ट है, एनोमेलस। क्योंकि हम जे की भी बात कर रहे हैं, इसलिए ये एनोमलस जीमन डिफेक्ट है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो
जो हमारी एक एक इसमें जो दिख रही थी वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक जी म्यू बी, एमजे की वैल्यू मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, तो एमजे की एक प्लस हाफ वैल्यू से एनर्जी बढ़ जाएगी इतनी, और एक माइनस एमजे की माइनस हाफ के कारण वैल्यू इस एनर्जी लेवल से थोड़ी घट जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये स्प्लिटिंग दिखाई देती है, दो ये स्प्लिट हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एम जे प्लस की वैल्यू के कारण जी म्यू बी प्लस हाफ की एक वैल्यू प्लस हाफ एम जे जो वैल्यू रख रहा है उसके लिए एनर्जी लेवल हायर हो जाएगा, और जो माइनस एम जे की वैल्यू के लिए एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है। तो ये तो समझ में आ गया है, इसको हटा सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल डेल्टा एस बराबर 0, तो एक तो एस है और एक पी है, या एम जे से एम जे में जा रहा है। तो हम यहाँ पर टर्म किस किस के बारे, हमारे पास तो एम जे की वैल्यू है, एम जे की टर्म से बात कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारा एक ट्रांजिशन जो डेल्टा ई निकालते हैं वो कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये कितना है, यहां से मान लीजिए यहां जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और यहां से यहां जाएगा तो वो जो है एमिट करेगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा और एक हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लीजिए ये यहां से गया है और यहां तक गया है, फाइनल कितना है, एनर्जी डिफरेंस कितना है, फाइनल वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ, माइनस इनिशियल कितनी है हमारी, माइनस हाफ। तो ये क्या हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 0। एम जे बराबर 0, एम जे बराबर 0 पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरीके से इसमें देखिए ये कहा जा रहा है, एम जी माइनस हाफ इनिशियल से हाफ फाइनल में, तो ये हाफ, ये माइनस इनिशियल कहां से जा रहा है, माइनस हाफ से, दिस इज हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू +1। तो एम जे +1 माइनस पॉसिबल है ये, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन रूल में दिया हुआ है कि प्लस माइनस जब नीचे जाएगा तो वो एमिशन होगा, और ये हमारा ऊपर जाएगा तो +1 हमारा पॉसिबल है ये वाला। अब देखिए ये दो लाइनें हो गई हमारी, इस लाइन को देखिए कहां से जा रहा है, प्लस हाफ से माइनस हाफ में, माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू -1। तो एम जे +-1 है पॉसिबल, तो जो है ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसको देखते हैं, एम जे हाफ से प्लस हाफ, फाइनल है हाफ माइनस हाफ, दैट इज 0। तो 0 ट्रांजिशन भी जो है हमारा पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने ये देखा, +1 +-1 0 जो है हम पॉसिबल हैं। तो हमारे 4 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, चारों की हमको डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंस ऑफ एनर्जी 4 प्रकार का मिल रहा है। तो हमारा ये वाला जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं है, हालांकि एम जे बराबर 0 to 0 वाला ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो हमको ये लाइन जो मिलती है, हमने उसमें देखा था, हमको यहाँ लाइन कौन सी मिली थी, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइन मिली थी ओमेगा नॉट, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे ग्राफ में हम चूंकि देख चुके हैं फ्रीक्वेंसी, तो हम बना सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे हमको वो लाइन मिली थी एक फ्रीक्वेंसी।
इससे दो कम फ्रीक्वेंसी है, दो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो हमको यहाँ पर जो है दो छोटी लाइन मिल जाएंगी और ये जो है हमको दो जो है बड़ी लाइन मिल जाएंगी। यहाँ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4। ओमेगा 1 and omega 2 less than omega 0 and omega 3 and omega 4 is greater than omega। तो हमको यहाँ पर इस तरीके से चार स्प्लिटिंग क्लियर कट मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी, जिसको कि हम चूंकि जे से हमने निकाला है तो यहाँ पे एनोमोलस जीमन इफेक्ट की हम बात करें।